गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, मानव भूगोल। सेकेंड बुक का पहला लेसन कंप्लीट हो गया था, नोट्स आपको मिल गए होंगे शायद। सेकेंड लेसन अपना स्टार्ट था, जिसमें कल के वीडियो में आपने जनसंख्या संरचना, सामान्य परिचय, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, इनके बारे में आपने अध्ययन किया। लिंगानुपात के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज का जो वीडियो अपन देखेंगे उसमें जनसंख्या संरचना का 2 बिंदु आपके कंप्लीट हो चुके। लिंगानुपात वाला वीडियो कल के वीडियो में अपना कंप्लीट हो चुका था, जिसमें राष्ट्रीय औसत से कम और राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात की स्थिति आपको बताई गई थी। आज अपन देखेंगे जनसंख्या संरचना में आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना, देखिए आयु संरचना है क्या, कहें किसे। मुख्यतः भारत के संदर्भ में अपन अध्ययन करें तो आयु वर्ग के अनुसार स्त्री व पुरुषों का अध्ययन करना। स्त्री व पुरुषों की जो संख्या है, स्त्री व पुरुषों का जो अध्ययन है वो उनके आयु वर्ग के अनुसार किया जाए। इस आधार पर या आयु संरचना के आधार पर अपने भारत की जनसंख्या के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। 3 वर्गों में किशोर वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग। आयु संरचना के आधार पर भारत की जनसंख्या का विभाजन कितने वर्गों में किया गया? 3 वर्गों में किया गया। किशोर वर्ग में सम्मिलित किया किस आयु वर्ग को? 0 से लेकर 14 वर्ष के लोगों को। प्रौढ़ वर्ग में सम्मिलित किया 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के लोगों को, और वृद्ध में सम्मिलित किया 60 से ऊपर। भारत की जो आयु संरचना है, यानी आयु वर्ग के अनुसार स्त्री पुरुषों का जो समग्र अध्ययन है, इस आधार पर भारत की जनसंख्या को कितने वर्ग बनाए गए? 3 वर्ग। 3 वर्ग कौन कौन से? किशोर वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग। किशोर वर्ग में 0 से 14 वर्ष की जो आयु वाले जो लोग हैं उनको सम्मिलित किया। प्रौढ़ वर्ग में 15 से 59 वर्ष के जो आयु के लोग हैं उनको सम्मिलित किया, और वृद्ध वर्ग में 60 से ऊपर लोगों को सम्मिलित किया। देखिए मुख्यतः 0 से 14 वर्ष 35.06%, यानी अपने भारत की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का 35.06% जनसंख्या किस आयु वर्ग की है? 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की है। प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत अपने भारत की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का 58.01% जो जनसंख्या है वो प्रौढ़ वर्ग में सम्मिलित है, और 6.03% जो जनसंख्या है वो किसमें सम्मिलित है? वृद्ध वर्ग में। समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो एक बार कि भारत की आयु संरचना के आधार पर भारत की जनसंख्या का विभाजन कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। 3 वर्ग कौन कौन से? किशोर वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग। किशोर वर्ग किसे कहेंगे? जिसमें 0 से 14 वर्ष की आयु वाले लोग सम्मिलित हैं। प्रौढ़ वर्ग किसे कहेंगे? जिसमें 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु वाले सम्मिलित हैं। और वृद्ध वर्ग किसे कहेंगे? जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को सम्मिलित किया गया है। अपने भारत की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में 35.06% जो जनसंख्या है वो कौन से वर्ग की है? वो मुख्यतः किशोर वर्ग की है।
अपने भारत की कुल जनसंख्या में 58.01% जो जनसंख्या है वो कौन से वर्ग की है? प्रौढ़ वर्ग की, यानी 15 से लेकर के 59 वर्ष की। और अपने भारत में कुल जनसंख्या में 6.03% जो जनसंख्या है वो कौन से वर्ग की है? वृद्ध वर्ग की, यानी 60 से ऊपर के लोगों की। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बात सामने आई। एक बात क्या? देखो, जो किशोर वर्ग है, इस किशोर वर्ग को अपन कह सकते हैं कौन सा? आश्रित वर्ग, जो निर्भरता दूसरों पर है जिसकी। तो इस आधार पर एक बात अपन लिख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि अपने भारत के अंतर्गत कौन सी जनसंख्या अधिक है? एक तो कार्यशील और एक उच्च निर्भरता। यह जनसंख्या अपने भारत के अंतर्गत अधिक है। भाई, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या इसे कहते हैं, युवा जनसंख्या को अपन कह सकते हैं। तो प्रौढ़ वर्ग है, प्रौढ़ वर्ग में 58.01% यानी कार्यशील जनसंख्या, और 35.06% यानी उच्च निर्भरता जो जनसंख्या है वो अपने भारत के अंतर्गत इसका अनुपात अधिक है। देखिए, मुख्यतः भारत में ये जो 0 से 14 वर्ष यानी जो 35.06% जो जनसंख्या है, इसका प्रधान कारण क्या है? उच्च जन्म दर। जो उच्च जन्म दर है, उच्च जन्म दर के कारण से ये इससे 29% अधिक है। वृद्ध जनसंख्या की तुलना में 29% अधिक है, जिसका प्रधान कारण क्या है? उच्च जन्म दर है। मुख्यतः भारत की जो जनसंख्या है 33% जनसंख्या अपन युवा जनसंख्या में सम्मिलित कर सकते हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं कि वर्ष 2011 के अनुसार अपने भारत की लगभग 15,87,89,287 यानी 13.12% जो जनसंख्या है वह कौन सी है? वह जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की है। यानी शिशु जनसंख्या की अपन बात करें, शिशु जनसंख्या ये लगभग कितने परसेंट से अधिक है? 13% से भी अधिक है, लगभग 13.12% जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में भारत में 15,87,89,287 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 0 से कितने वर्ष के बीच में है? 6 वर्ष के बीच में। मुख्यतः उच्च जो शिशु वर्ग है या 0 से 6 वर्ष का जो आयु वर्ग है, उसका अनुपात अपने भारत में सर्वाधिक पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और दूसरे स्थान पर आता है बिहार। इन दो राज्यों के अंतर्गत जन्म दर की स्थिति अधिक है। ये अपने भारत का आयु संरचना। कोई दिक्कत? फिर से देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अपने भारत में आयु संरचना क्या है? पहले तो आयु संरचना मतलब है कि आयु वर्ग के अनुसार स्त्री पुरुषों का अध्ययन। भारत में कितने वर्ग बताए? 3 वर्ग। 3 वर्ग कौन कौन से? किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध। किशोर वर्ग किसे कहते हैं? 0 से 14 वर्ष आयु। प्रौढ़ वर्ग किसे कहते हैं? 15 से 59 वर्ष। वृद्ध वर्ग किसे कहते हैं? 60 से ऊपर। किशोर वर्ग कितना परसेंट है कुल जनसंख्या का? 35.06%। प्रौढ़ वर्ग कितना है? 58.01%। और वृद्ध वर्ग कितना है? 6.03% है। शिशु जनसंख्या अपने भारत में लगभग 13.12% है। शिशु जनसंख्या का मतलब है 0 से लेकर के 6 वर्ष जिनकी आयु है। उच्च जन्म दर है और सर्वाधिक रूप से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और बिहार दूसरे स्थान पर आता है। कोई दिक्कत? अगला बिंदु है साक्षरता। किसे कहते हैं साक्षरता? साक्षरता की परिभाषा क्या है? देखो, ये साक्षरता की परिभाषा है। कुल जनसंख्या में शिक्षित लोगों का अनुपात। कुल जनसंख्या में शिक्षित लोगों का अनुपात क्या कहलाता है? साक्षरता। देखिए, मुख्यतः सभ्य जो समाज है, इस सभ्य समाज के अंतर्गत ये जो साक्षरता है, इस साक्षरता को माना जाता है क्या? विकास का मापदंड।
सभ्य समाज में विकास का जो सूचक है, विकास का जो द्योतक है, विकास का जो मापदंड है, वह विकास का मापदंड क्या माना जाता है? साक्षरता। यानी ऐसा मानना है कि संपूर्ण समाज का, यह अभिप्राय देश से भी है, कि संपूर्ण समाज का जो विकास क्रम है वह विकास क्रम केवल किसके कारण से चलता है? साक्षरता के कारण से चलता है। साक्षरता ही एक ऐसा कारक है जिससे कोई समाज, कोई देश या कोई व्यक्ति विकसित हो सकता है। तो मुख्यतः विकास का सूचक भी यहाँ पर अपन इसे कह सकते हैं और मुख्यतः विकास का मापदंड भी कह सकते हैं, और संपूर्ण विकास क्रम का जो संचालन करता है वो भी क्या है? साक्षरता है। देखिए मुख्यतः ऐसे भी कारक हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं? देखिए इसमें अर्थव्यवस्था का प्रसार। किसी भी देश के अंतर्गत एक विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अर्थव्यवस्था का एक विशाल रूप पाया जाता है, एक विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की स्थिति पाई जाती है, तो उस अर्थव्यवस्था के प्रसार के पीछे प्रधान कारण क्या है? साक्षरता। किसी भी देश के अंतर्गत नगरीकरण का स्तर, अर्बनाइजेशन, गांवों से नगरों की ओर पलायन करने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है, और गांवों से नगरों की ओर प्रस्थान करने का अभिप्राय है विकास की ओर जाना, आर्थिक विकास की ओर जाना। अपने सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर के नगरों की ओर जाती है, तो नगरीकरण का स्तर है वो भी साक्षरता को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त उच्च जीवन स्तर, देखिए लोगों के जो जीने का ढंग है, जीने का जो तरीका है, वह भी साक्षरता को प्रभावित करता है। उच्च जीवन स्तर की जो शैली होती है, जीवन स्तर को विकसित रूप से जीना, यह भी साक्षरता का परिणाम है। आज अपन देखते हैं जिन देशों के अंतर्गत साक्षरता का अनुपात बहुत कम है या न के बराबर है, वहां के लोगों का जीवन स्तर निम्न स्तर का है, निम्न जीवन स्तर है उनका। तो ये भी एक साक्षरता को प्रभावित करता है। एक महिलाओं की स्थिति, किसी भी देश के अंतर्गत सशक्त जो महिला है वो वहां की साक्षरता का परिणाम है। भाई आज से विगत 50-60 वर्ष पहले की बात करें अपन, तो महिलाओं की जो स्थिति थी और वर्तमान जो स्थिति है उसके अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। प्रधान कारण क्या है कि आज का जो समाज है वो साक्षर समाज है। पुरुष और महिला दोनों समान स्थिति के अंतर्गत वर्तमान में है, यह परिणाम साक्षरता का है। साक्षरता के कार्य से सार्वजनिक नीति, तकनीकी विकास का स्तर, उच्च शिक्षा सुविधाओं का विकास, ये 6-7 जो बिंदु हैं वो मुख्यतः किसको प्रभावित करते हैं? साक्षरता। कोई दिक्कत? फिर से देख लो, साक्षरता क्या है? साक्षरता का अभिप्राय है कुल जनसंख्या में शिक्षित लोगों का अनुपात, कुल जनसंख्या में जो शिक्षित लोगों का अनुपात है। सभ्य समाज में विकास का मापदंड साक्षरता है। साक्षरता के कारण ही संपूर्ण समाज का जो विकास क्रम है, ये विकास क्रम चल पाता है। ये सारी बातें एक बात को मजबूत करती हैं कि किसी भी देश के अंतर्गत साक्षरता एक महत्वपूर्ण घटक होता है उस देश के विकास में। साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक मुख्यतः अर्थव्यवस्था का प्रसार, नगरीकरण का स्तर, उच्च जीवन स्तर, महिलाओं की स्थिति,
सार्वजनिक नीति, उपलब्ध जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, तकनीकी विकास, ये जो सारे कारक हैं वो मुख्यतः किसको प्रभावित करते हैं? साक्षरता को प्रभावित करते हैं। तो मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत साक्षरता की अपन बात करें, अपने भारत में साक्षरता की स्थिति की बात करें अपन, तो देखिए सबसे पहले प्रारंभिक और वर्तमान स्थिति की अपन तुलना करते हैं। वर्ष 1961 में अपने भारत की साक्षरता का प्रतिशत था लगभग 28.30% के आसपास। वर्ष 1961 में अपने भारत की साक्षरता केवल कितने प्रतिशत थी? 28.30% थी। और आज अपने यहां पर अपने वर्ष 2011 का आंकड़ा देखें तो 2011 के आंकड़े के आधार पर लगभग 74% से भी अधिक, 74.04% ये अपने भारत की साक्षरता वर्तमान के अंतर्गत है वर्ष 2011 के अनुसार। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इन 50 वर्षों में 1961 से 2011 इन 50 वर्षों में लगभग साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 3 गुना वृद्धि देखी गई। अपने ये कह सकते हैं 3 गुना साक्षरता में वृद्धि हुई। इसमें भी भारत में देखो वर्ष 1961 में पुरुष साक्षरता की बात करें, वर्ष 1961 में भारत की जो पुरुष साक्षरता थी वो केवल कितनी थी? 40.40%। कब? वर्ष 1961 कितनी? 40.40%। जबकि आज वर्ष 2011 के अनुसार देखें तो भारत में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? 82.14% है। पुरुष साक्षरता में तो कितना बड़ा अंतर है? 1961 में 40% और आज वर्तमान में 2011 के अनुसार 82%। महिला साक्षरता की बात करें, 1961 में महिला साक्षरता थी केवल कितनी? 15.35% महिला साक्षरता का अनुपात 1961 में, और आज वर्तमान में 2011 के अनुसार महिला साक्षरता देखें तो लगभग कितनी है? 65.46%। यानी कितना एक विशाल अंतर अपने को देखने को मिलता है। यानी प्रारंभ से लेकर वर्तमान में या वर्ष 1961 से 2011 के आंकड़े अपन जो देख रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर यह बात निश्चित है कि अपने भारत के अंतर्गत साक्षरता का जो ग्राफ है, साक्षरता का जो स्तर है, यह साक्षरता का स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए इस साक्षरता के पीछे सबसे बड़ी बात जो है वो है अपने भारत की सरकारी नीति। आपको ध्यान में है आज वर्तमान में साक्षरता का जो स्तर है, इस साक्षरता के स्तर का जो विकास हो रहा है, इस विकास के पीछे या महिलाओं के साक्षरता में जो विकास हुआ है उसके पीछे सरकारी योजनाओं का होना है। सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा प्रणाली, आज वर्तमान में भी अपन देखते हैं सरकार के द्वारा महिला शिक्षा के लिए कितने अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। ये सारी स्थिति मुख्यतः साक्षरता को दर्शाती है। फिर से देख लो एक बार, अपने भारत में साक्षरता की स्थिति देखो। देखिए वर्ष 1961 में, ठीक प्रकार समझिएगा, वर्ष 1961 में अपने भारत की कुल साक्षरता थी कितनी? 28.30%। और आज वर्ष 2011 में अपने भारत की जो साक्षरता है वो भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04%। यानी इन 50 वर्षों में 1961 से लेकर 2011 का जो अंतराल, 5 जो दशक है, ये जो 50 वर्ष हैं, इन 50 वर्षों में साक्षरता के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है? 3 गुना वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी बात, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता की बात करें तो भी हमें ये दिखता है। वर्ष 1961 में भारत की पुरुष साक्षरता थी केवल 40.40%। वर्ष 2011 के अनुसार आप बोर्ड पर देख रहे हैं 82.14% साक्षरता वर्ष 2011 के अनुसार वृद्धि हुई। महिला साक्षरता का ग्राफ जो 1961 में बिल्कुल नीचे था, केवल 15.35% साक्षरता थी महिला साक्षरता वर्ष 1961 में।
जो कि वर्ष 2011 के अंतर्गत कितनी हो गई, 65.46%। लगभग अपन कह सकते हैं 4-5 गुना वृद्धि हुई है महिला साक्षरता में। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि अपने भारत के अंतर्गत साक्षरता की जो स्थिति है, ये साक्षरता की स्थिति धीरे धीरे क्या हो रही है, विकसित हो रही है। इसके बाद में अपन देखते हैं अपने भारत में राज्यवार साक्षरता की स्थिति। देखिए मुख्यतः अपने भारत की जो साक्षरता है, पता है आपको कितनी है वर्तमान में, वर्ष 2011 के अनुसार 74.04%। इस आधार पर राज्यवार जो साक्षरता के हैं वो अपने भारत में कितने वर्ग बनाए गए हैं, 2 वर्ग बनाए गए हैं। 2 वर्ग क्या भाई, ये अपना क्या हो गया 74.4 क्या है, ये अपने भारत की राष्ट्रीय साक्षरता का औसत हो गया। तो 2 प्रकार कौन से बना दिए गए, एक देखो राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य और एक राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य। यानी जिन राज्यों का साक्षरता का अनुपात 74.04 से अधिक है वो राज्य, और एक जिनका कम है वो राज्य। जैसे केरल है, कितनी साक्षरता है 93.91%। किसमें सम्मिलित करेंगे, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता। साक्षरता के आधार पर केरल अपने भारत में प्रथम स्थान पर है, सर्वोच्च स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप जो है उसका साक्षरता का अनुपात है कितना, 92.02%। अरे समझो। इसके अतिरिक्त मिजोरम है, मिजोरम का साक्षरता का अनुपात है 91.54%। अरे समझ में। पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप केरल से आगे है, पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप केरल से आगे है। कितना, लक्षद्वीप की पुरुष साक्षरता है 96.11% और केरल की पुरुष साक्षरता है 96.10%। तो मुख्यतः इन राज्यों को सम्मिलित कर सकते हैं अपन। तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, ये जो राज्य हैं इन राज्यों का साक्षरता का अनुपात इससे अधिक है। तो वो कौन से हो गए, राष्ट्रीय औसत से अधिक। राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता की बात करें तो भारत का सबसे कम साक्षरता किसकी है, बिहार की। बिहार की साक्षरता कितनी है, 63.82% है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल साक्षरता है 67.06%। राजस्थान है 67.09%। ये न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं। तो मुख्यतः न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो 73.05% साक्षरता बिहार में है, पुरुष साक्षरता, जो कि सबसे कम है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है कौन सा, अपना राजस्थान। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महिला साक्षरता में भारत में सबसे पीछे राजस्थान है। तो राजस्थान में महिला साक्षरता पता है कितना है, 52.70% के आसपास। कोई दिक्कत, ये हो गए अपने साक्षरता की स्थिति। इसके अतिरिक्त देखो अपने भारत के अंतर्गत भाषाई संगठन, जो कि बिल्कुल सामान्य से बिंदु है, आपको ध्यान में भी है कि अपने भारत में भाषाओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न मत हैं। लगभग 845 बोलियां अपने भारत के अंतर्गत बोली जाती हैं, जिसमें
720 भाषा तो ऐसी हैं जो प्रति भाषा 1 लाख लोगों से भी कम बोली जाती है, एक भाषा को 1 लाख से भी कम। 63 भाषा अभारतीय हैं, लेकिन अपने भारत की कुल जनसंख्या का 91% भाग संविधान के द्वारा जो मानित 22 भाषाएं हैं उनका प्रयोग करता है। तो 91% जनसंख्या तो संविधान द्वारा मानित, 4% जनसंख्या है वो आदिवासी भाषाओं का, और केवल 5% जो जनसंख्या है वो भारत में विद्यमान अन्य भाषाओं का प्रयोग करती है। ये भाषाई संगठन लगभग भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 49 करोड़ लोग, 40.22% जनसंख्या है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। आ रहा है समझ में? तो मुख्यतः हिंदी भाषा तीसरे स्थान पर संपूर्ण विश्व के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। आपको ध्यान में होगा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है इंग्लिश, दूसरे नंबर पे बोली जाती है चीनी भाषा, और तीसरे नंबर पे बोली जाती है हिंदी भाषा। ये भाषाई संगठन। इसी प्रकार धार्मिक संगठन की बात करें तो भारत में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं मुख्यतः, लेकिन फिर भी अपने भारत की कुल जनसंख्या में 79.56% जो जनसंख्या है वो किस वर्ग की है? हिंदू वर्ग की जनसंख्या है। और भी अपन बात करें जैसे मुस्लिम जनसंख्या है 14.31%, ईसाई जनसंख्या है 2.36%, सिख जनसंख्या है 1.74%, बौद्ध जनसंख्या है 0.77%, जैन जनसंख्या है 0.41%। ठीक है, तो 0.85% अन्य संप्रदाय अपने भारत में विद्यमान है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है कहां पर? अपने भारत के हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 95.43% जनसंख्या क्या है? हिंदू। कौन से राज्य में? किस राज्य के अंतर्गत? मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम मिजोरम में। हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक तो है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम मिजोरम में। सर्वाधिक हिमाचल में कितनी? 95.43% है, और मिजोरम में हिंदू जनसंख्या है केवल कितनी? 3.4%। ये मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत जो भी भाषाई संगठन है उन भाषाई संगठनों के अंतर्गत मुख्यतः अपन इनको सम्मिलित कर सकते हैं। आया समझ में? तो मुख्यतः इस प्रकार तो ये हो गया अपने भारत का संगठन। इसके अतिरिक्त होमवर्क में आपको एक प्रजातीय संगठन भी भेजा जाएगा जिसका एक इंडेक्स है जिसमें विभिन्न प्रजातियां निग्रिटो, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पश्चिमी प्रजाति, नॉर्डिक प्रजाति, उनके बारे में भी अध्ययन है। तो ये मुख्यतः महत्वपूर्ण बातें अपने दूसरे लेसन के अंतर्गत, यह आपका दूसरा लेसन कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए आगे, इससे पहले वाला जो लेसन था वहां तक के नोट्स आपको मिल चुके हैं, केवल ये दूसरे लेसन के नोट्स आपके बाकी हैं। बाकी शायद ये 14वां लेसन चल रहा है क्योंकि दूसरा लेसन है सेकंड बुक का, 12 लेसन फर्स्ट बुक में थे। 13 लेसन के नोट्स है, 12 लेसन फर्स्ट बुक वाले और पहला लेसन सेकंड बुक वाला, यहाँ तक के नोट्स आपके पास भेज दिए गए। नोट्स आप 100% कर भी रहे होंगे अपने फेसबुक में, जिस प्रकार से आपको भेजे गए क्रम लगा करके। ठीक है, तो उन क्रम संख्या के आधार पर पेज नंबर देखें आप और उसके अनुसार अपने नोट्स कंप्लीट करें। होमवर्क कंप्लीट करना बहुत जरूरी है क्योंकि दोबारा रिटर्न में इतना वर्क करवाना संभव नहीं है। ये जरूर है भाई अपने क्लास में एक बार अपन रिवीजन, एक बार या 2 बार जितना समय होगा उतना रिवीजन जरूर करवा दिया जाएगा, लेकिन लिखवाना वापस संभव नहीं होगा। इसलिए सभी बच्चों का होमवर्क जो है वो होमवर्क लगभग कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कल अपन देखेंगे तीसरे लेसन के बारे में, मुख्यतः 15वां लेसन जिसे अपन कहें संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण व पोषणीय विकास। धन्यवाद। शेष